नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बदलते समय का स्मार्ट इन्वेस्टर। वैसे पिछले 3 साल में जिस तरह बाजार के माहौल ने और अर्थव्यवस्था ने और जिस तरीके से हमारे इर्द गिर्द दुनिया बदली है, हम सबको जितना सिखाया वो शायद पिछले कई सालों में, दशकों में मुश्किल से ही हमको सिखाया होगा। बेसिकली हमें काफी ज्यादा सीख मिली है पैंडेमिक से, और उसके बाद की जो फॉलोइंग जितनी भी गतिविधियां हैं उससे हम काफी कुछ सीख रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जो सीख मिली है वो है निवेशकों को, और इन्हीं सीखों के बलबूते एक निवेशक इवॉल्व होकर स्मार्ट निवेशक बनकर उभरा है। और इसकी तस्दीक करते हैं वो आंकड़े जो कि बताते हैं कि किस तरीके से 2020 के मुकाबले 2022 में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट हो रही है, लोग एसआईपी कर रहे हैं, लोग निवेश में ज्यादा बिलीव कर रहे हैं। तो ऐसे में एक स्मार्ट निवेशक जो एक आप में से कई लोग बन चुके हैं, आगे अब आने वाले समय में कैसे अब आपको अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को आगे बढ़ाना है, उस पर खास तौर पर चर्चा हम करने वाले हैं। आज हमारे साथ जो खास मेहमान है, सबसे पहले उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ है कल्पेश आशर, फाउंडर फुल सर्कल फाइनेंशियल प्लानर, और कीर्तन शाह, सीईओ क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर्स। कल्पेश और कीर्तन, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं हम मनी गुरु में आज की इस खास पेशकश में। आज का शो कुछ अलग है, कुछ खास है, क्योंकि आज हम उन तमाम निवेशकों को एक तरीके से मुबारकबाद दे रहे हैं जिन्होंने इतने मुश्किल समय में भी डटकर निवेश किया, बाजार की किसी भी उतार चढ़ाव या उठापटक से डरे नहीं, और इतने उतार चढ़ाव के बावजूद उन्होंने अपने लिए कुछ वेल्थ क्रिएट करने में कामयाबी हासिल की। अगर वो नहीं तो सीख कम से कम उन्होंने हासिल की और एक सफल निवेशक की तरफ उन्होंने कदम आगे बढ़ाए। कल्पेश, बदलते समय का बदलता निवेशक, अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में हम जाएं, क्योंकि हम पिछले 3 साल की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कई दशकों में या यूं कहें 100 साल में हम एक पैंडेमिक की बात करते थे जो 1920s में आया था। उसके कई सालों के बाद, लगभग 200 साल के बाद, यहाँ पर हमने एक अलग ही सिचुएशन देखी जिसको हर जनरेशन के लोगों ने पहली बार देखा और समझा, और उसके बाद चीजें काफी बदली है। लेकिन इस सिचुएशन ने जो हमने अपने इर्द गिर्द देखा, एक निवेशक को कैसे बदला? थैंक यू स्वाति जी। ये आज का जो एक पूरा एक माहौल सा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक माहौल सा है। और आज का ये जो शो भी हम कर रहे हैं, आई थिंक मैं इसको जो रिटेल मैच्योर इन्वेस्टर है उसके नाम आई थिंक समर्पित करता हूं। और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा स्वाति, के पिछले शायद 10 या 12 सालों में जो एक रिटेल इन्वेस्टर या निवेशक सिर्फ शायद किताबों में पढ़ता था या फाइनेंस के जो न्यूज़पेपर्स है उसमें पढ़ा करता था या एडवाइजर्स के शोज़ में सुना करता था, उसने एक्चुअली पिछले 3 सालों में उस सारी चीज़ों का एक अनुभव किया है। और इट्स बीन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लर्निंग, एक एक्सपीरियंस अनुभव उनके लिए रहा है। तो मैं उस माहौल की बात कर रहा हूँ या उस समय की बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि 2010 से लेके 2019 तक शायद ये सब गतिविधियां चल रही थी, लेकिन इतनी उलट पलट नहीं थी पूरी ग्लोबल अर्थव्यवस्था में या भारत को लेके। तो लोग समझ रहे थे चलो इतना मुश्किल नहीं है, और जो बोल रहे हैं चलो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही पैंडेमिक का समय आया और जो पहले 15 दिन में जो मार्केट्स ने गिरावट दिखाई, तो तकरीबन 40 से 50% का फॉल मार्केट ने सिर्फ 15 दिन में एक बहुत ही बड़ा झटका सा लगा था। अब उस फॉल की वजह से लोगों में भय तो फैल ही गया, लेकिन उससे बड़ा एक भय दुनिया में फैला हुआ था कोविड को लेकर। और शायद यही एक वजह थी कि लोगों को मौका भी शायद नहीं मिला कि वो इस मार्केट से बाहर निकल जाएं, और परिणाम स्वरूप ये हुआ कि ये इनके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया और बहुत ही फ़ायदेमंद एक चीज़ रही। क्योंकि जैसे ही लोगों ने कहा कि हम घर बैठे हैं और हमारे पास और कोई गतिविधियां नहीं हैं, हमारे खर्चे कम हो गए हैं, तो इमीडिएटली आई थिंक ये ग्लोबल एक पूरा पर्सपेक्टिव था। और अप्रैल 2020 से लेके आप देखें और तकरीबन सितंबर 2021 तक जो मार्केट ने इकोनॉमिक्स को आई थिंक डिफाई करके या इकोनॉमिक्स के कॉन्ट्ररी जाके, विपरीत जाके एक जो छलांग लगाई, तकरीबन 100 से 120% का एक पूरा अपस्विंग दिखाया,
तो सब लोग यही समझने लग गए कि चलो हम बैठे रहे, हमने कुछ एक्शंस नहीं किया, हमने अपने पोजीशंस में और एडिशन किए, एसआईपी बढ़ाई, तो हमारा फायदा हुआ और बहुत सारा फायदा हुआ, जो शायद एक डेकेड में नहीं हुआ था, उनको एक साल में हो गया। अब इसके बाद जो माहौल आया वो हमने देखा कि जो सिर्फ सुना हुआ था किसी ने, जैसे पैंडेमिक पहले नहीं आया था, एक फुल ब्लॉन एक वॉर जो कहते हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन आ गई रशिया और यूक्रेन को लेकर, और उसकी वजह से आज लोगों को जो इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा, और उसके वजह से पूरा एक माहौल फॉगी हो गया, और पूरा जो फिक्स्ड इनकम का जो माहौल था, इक्विटी मार्केट्स गिर गए, तो वहां पर भी एक दूसरा लेसन देखने को मिला। तो ये पूरा एक टेक्स्ट बुक जैसे इन्वेस्टर के सामने आता गया, और जो चीजें उन्होंने सिर्फ सुनी थी, आज उनके सामने अनुभव सा आता गया कि पहले इक्विटी में क्या हुआ, फिर डेट में क्या हुआ। बिल्कुल सही बोला आपने कल्पेश। हालांकि ऐसे माहौल बीच बीच में आते जरूर रहे हैं, लेकिन इतने कम अवधि में शायद ही पहले कभी इतने सारे एक साथ डेवलपमेंट्स निवेशकों ने देखे हों। हम में से कई ऐसे निवेशक हैं कीर्तन, जिन्होंने मार्केट के अलग अलग साइकिल्स को देखा है एज ए निवेशक। कई ने 2 को भी देखा होगा, कई हो सकता है 1 को भी जिन्होंने देखा हो। अगर हम 2000 की बात करें, 2000 की, फिर 2008 की, अब 2020 की हम बात करें, जब हमने मार्केट के अच्छे हाइज भी देखे और बहुत ही खतरनाक लोज भी देखे, तो इन तीनों ही मार्केट साइकिल्स में हम क्या समझे, निवेशक को मार्केट के उतार में और बाजार के झुकाव में, बेसिकली गिरावट में क्या समझने को और सीखने को मिला है? स्वाति जी, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया, अगर आप पिछले 20-25 सालों की मार्केट मूवमेंट की बात करें, तो 3 ऐसे इंस्टेंसेस हैं जिसे आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते अगर आप एक इन्वेस्टिंग लेसन लेना चाहते हैं। 2000, 2008 और 2020। अब इन तीनों साइकिल में लर्निंग बड़ी कॉमन सी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप एक लंबे समय के निवेशक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो आपको पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जब मार्केट्स गिरते हैं। एट द सेम टाइम, अगर आप मार्केट्स के हाईज पे इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको शायद नियर टर्म में उतना ज्यादा फायदा नहीं दिखेगा। मार्केट के हाईज पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको लंबे समय के लिए निवेश करना पड़ेगा। और अगर आप मार्केट के हाईज पे इन्वेस्ट करेंगे, तो आप शायद लमसम में एक साथ पैसा डालें, उससे अच्छा थोड़ा थोड़ा करके अगर 3-6 महीने में स्टैगर करके निवेश करें, तो वो एक ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। कुछ नंबर्स अगर हम देखें, तो 2000 में हमने देखा था 53% का फॉल, 2008 में हमने देखा था 65% का फॉल, और हमने 2020 में तकरीबन 40% का फॉल देखा। अब 2 चीजें यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगा। मान लीजिए, थोड़ा हाइंडसाइट में है पर एक सीख के लिए है, कि अगर आप 2000 के फॉल में जो उसका लो पॉइंट था तब निवेश करते, और आज तक अगर आपका निवेश खड़ा होता, तो आपको तकरीबन 15% का कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता। 2008 में भी अगर आप लो पे इन्वेस्ट करते, तो आज आपको 16% का कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता। और आपने देखा अगर 2020, हालांकि बहुत छोटा समय है, पर अगर 2020 के लो पे इन्वेस्ट किया होता, तो आज आपको तकरीबन 57% रिटर्न मिलता। तो समझने की बात यह है कि मार्केट्स जब गिरते हैं, और ये पिछले 20-25 साल का डेटा है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाउंस बैक हो जाते हैं। तो ये गिरे हुए मार्केट्स को अपॉर्चुनिटी लेकर आप अपनी एसआईपीज बढ़ाइए, निवेश बढ़ाइए। पर अगर, क्योंकि आप नियर टर्म, और ये रिटेल इन्वेस्टर के साथ बहुत होता है, अगर आप नियर टर्म का मार्केट का मूवमेंट जो काफी तेजी से बढ़ रहा है, वो देखकर अगर आप फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से निवेश करते हैं, तो आपको थोड़ा सा समय ज्यादा देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप 2000 के हाई पे अगर इन्वेस्ट करते, जब मार्केट गिरा उसके पहले, और आज तक अगर निवेश रोक के रखते, जो 22 साल हो गए, तो आपका रिटर्न तकरीबन 11% आता, राइट। पर अगर 2008 में अगर आप ये सेम चीज करें, उसकी हाई से अगर आप निवेश करते आज तक, तो आपको सिर्फ 8% कंपाउंडिंग रिटर्न का एक्सपीरियंस होता। तो कहना ये चाहता हूँ सिंपल शब्दों में, कि मार्केट्स जब नीचे गिर रहे हैं, तो आप अपनी एसआईपी बढ़ाइए, निवेश बढ़ाइए, क्योंकि मार्केट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वापस बाउंस बैक करेंगे और आपको ज्यादा रिटर्न का एक्सपीरियंस होगा। पर जब मार्केट्स बहुत हाई पे है, राइट, तो तब एक साथ पैसा निवेश करने की जगह पे अगर आप पैसा स्टैगर कर देंगे, 6 महीने में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, तो उसका आउटकम या उसका एक्सपीरियंस आपको रिटर्न के द्वारा थोड़ा अच्छा सा महसूस होगा।
बिल्कुल, अलग अलग इवेंट्स के जरिए कीर्तन आपने बताया कि बाजार के हाई और बाजार के लो दोनों में ही कैसा रिटर्न एक निवेशक एक्सपेक्ट कर सकते हैं या कर सकते थे अगर आपने इन अलग अलग बाजार के अलग अलग इवेंट्स में निवेश जारी रखा होता तो। और 2020 तो हाल फिलहाल की घटना है जब एक पैंडेमिक की वजह से हमने एक फुल ब्लोन एक लॉकडाउन देखा और काफी गतिविधियां रुकी, बट अब हम उससे उबर रहे हैं। लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं अब हमें साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और हो सकता है आने वाले समय में हो। पर इससे भारत किस तरह से अलग है या भारत पर कितना कम इम्पैक्ट इसका पड़ रहा है, ये हाल फिलहाल के बहुत सारे कल्पेश जो हमारे इर्द गिर्द डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसे पता चलता है। हम ताज़ा समय की बात करें जब हमारे बाजार शिखर छू रहे हैं और अमेरिकी जो बाजार हैं या यूरोप हैं, यूके हैं, वो मंदी की आशंका से जूझ रहे हैं। चाइना में लॉकडाउन है तो वहां पर प्रोडक्शन प्रभावित है। तो भारत एक ग्रोथ स्टोरी की तरफ उभर रहा है, वहीं वैश्विक बाजार में एक मंदी की आहट नजर आ रही है, आशंका नजर आ रही है। तो ऐसे में लोग समझते हैं कि अगर उन्हें पैसे डालने हैं तो इंडियन ग्रोथ स्टोरी पर बिलीव करें या थोड़ा बहुत विदेशी बाजार में भी पैसे लगाने का भी सही समय है। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्वाति, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि इंडिया एक स्टैंड आउट परफॉर्मर के तौर पे ग्लोबल मार्केट्स में बिल्कुल उभर के आया है। और इसकी वजह भी हमें ढूंढनी चाहिए कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उसने बड़ा एक रोल प्ले किया है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, हमारी आरबीआई की जो पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से आज हम जहां पर भी हैं आई थिंक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में हैं। और जो रेगुलेटर्स हैं हमारे सारे कैपिटल मार्केट्स के, तो सेबी हो गया या आईआरडीए हो गया, उन्होंने भी बहुत ही एक स्ट्रिक्ट विजिल रखी हुई है सारे मार्केट्स के ऊपर। इसके फलस्वरूप आई थिंक हम एक स्टैंड आउट परफॉर्मर बन के निकले हैं। और जैसे हमने देखा है कि पिछले 10-12 सालों का ये एक रिजल्ट है कि आज हम जहां पर खड़े हैं वी आर अमंग द टॉप इन द वर्ल्ड टुडे। और यहाँ पर एक जो आपका क्वेश्चन है कि एक निवेशक के सामने आता है कि क्या हमें पूरा अपना जो एक निवेश का फोकस है वो सिर्फ इंडिया की ओर रखना चाहिए या ग्लोबल भी देखना चाहिए। तो इसका आंसर मैं यही देना चाहता हूं कि एटलीस्ट पर्सनली तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, जब निवेशक बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर्स जब निवेश इंडिया में करना चाहते हैं तो हमें अपने पूरे ग्रोथ स्टोरी या अपने निवेश पे भरोसा होना चाहिए और हमें अपना जो भी निवेश है वो इंडिया की ओर मेजॉरिटी बढ़ाना चाहिए। और एज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टमेंट की जो रूल्स होते हैं या डाइवर्सिफिकेशन होता है, जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन होता है, उसके मायने अगर हम लेके चलें तो 10 या 15% अपना पोर्टफोलियो अगर हमें ग्लोबल मार्केट्स भी हाल की तारीख में गिरे हुए हैं तो वहां पर भी वैल्यूएशंस बहुत लुक्रेटिव है, लेकिन नॉट मोर देन 10 to 15% वहां पे डाइवर्सिफिकेशन करना है। दूसरी बात, सिर्फ बिकॉज वो फॉरेन करेंसी है या एक फॉरेन शोर्स हैं या फॉरेन इन्वेस्टमेंट मार्केट्स हैं, उससे लुभा के हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हमें अपने लक्ष्य को देके चलना है कि क्या हमें अपने फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन के लिए हायर एजुकेशन फॉरेन करना है तो हमें क्या अपनी जो पूंजी है वो डॉलर्स में चाहिए, तो फिर एक कारण बनता है कि हमें अपना निवेश उस हद तक फॉरेन कंट्रीज में या फॉरेन करेंसी में करना वाजिबी है। लेकिन सिर्फ वहां का लुभाव देखकर के वैल्यूएशंस देखकर आई थिंक इवन फंडामेंटल्स और इकोनॉमी आज की तारीख में हमारी बहुत स्ट्रांग है, तो जो फोकस है ज्यादातर इंडिया पे होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे हम 10 से 15% ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, ये रिटेल निवेशक के लिए आई थिंक बहुत अप्रोप्रिएट एक रूट रहेगा। ओके, तो बिल्कुल अगर आपको ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन लेना ही है, ओवरबोर्ड जाने की जरूरत नहीं है। अपने लक्ष्यों को देखते हुए आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आप कौन से लक्ष्यों के लिए निवेश कर रहे हैं, तब आप विदेशी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थोड़ा इन्वेस्टमेंट रखें, जैसा कल्पेश कह रहे हैं 10 से 15% तक का निवेश आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में रखें। यहाँ पर एक वक्त ब्रेक का भी हो गया है क्योंकि ये चर्चा आगे भी हम जारी रखेंगे और चर्चा इस पर भी करेंगे कि हम SIPs की बात करें। और एमफी के ताज़ा डेटा यही कहते हैं कि किस तरीके से अक्टूबर के महीने में रिकॉर्ड SIP इनफ्लो देखने को मिला है। समय बदलने के साथ साथ निवेशक भी बदल गया है, निवेशक का माइंडसेट और निवेशक का निवेश करने का तरीका और भी ज्यादा स्मार्ट हो गया है। चर्चा के लिए हमारे साथ हैं फुल सर्कल फाइनेंशियल प्लानर के कल्पेश आशर और क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर्स के कीर्तन शाह। कीर्तन, SIP आंकड़े तो के जो आंकड़े हैं, जो
एम्फी बताती है, वो कहती है कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है और लोगों ने भरोसा जताया कि वो कैसे अपने निवेश को आगे बढ़ा रहे हैं ड्यूरिंग टर्बुलेंट टाइम्स ऑल्सो, कि बाजार में उथल पुथल तो ज़रूर रही लेकिन लोगों ने एसआईपी नहीं रोकी। मतलब ये एक बहुत बड़ा सबक, एक बहुत बड़ी सीख पिछले 3 साल में निवेशकों ने तो ज़रूर ली है, क्योंकि 2020 में कई ऐसे निवेशक थे जिन्होंने आनंद फानन में और डर में आकर, बाजार के डर में आकर अपनी निवेश को रोका भी था, लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं देखने को मिला और यही आंकड़े इसकी गवाही और सबूत देते हैं। पर सिर्फ क्या एसआईपी काफी है करना? एसआईपी का सही तरीका क्या हो, निवेश को सही तरीके से आगे कैसे बढ़ाया जाए जिससे कि समय आने के तरीके से वृद्धि हो? आई थिंक स्वाति जी, सबसे पहले तो सेबी और एम्फी को कॉम्प्लीमेंट कि आज आप किसी से भी मिलिए, उसे म्यूचुअल फंड और एसआईपी क्या है उसके बारे में जरूर जानकारी है। शायद जितने लोगों से मिलेंगे वो छोटा से छोटा 1,000 रुपए का भी एसआईपी शायद करते ही होंगे। अब इस चीज में एक चीज और ऐड करने की जरूरत है कि आपने जैसे कहा कि टर्बुलेंट टाइम्स में भी इन्वेस्टर ने अपनी एसआईपी रोकी नहीं, कंटिन्यू की। ये एक बहुत बड़ी सीख थी और ये आपको दर्शाता है कि इन्वेस्टर कितना मैच्योर हो गया है। तो जब आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं, जबकि आपको पता है कि एसआईपी ना रोकने का फायदा क्या होगा, तो अब एक स्टेप और आगे जाने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप एक नॉर्मल सैलरीड इंडिविजुअल को देखें तो हर साल उसकी सैलरी 8 से 10 से 12 से 15% डिपेंडिंग ऑन वेरियस रीजंस, हर साल उसकी सैलरी इतने से तो शायद बढ़ ही जाती। तो अब मान लीजिए आप 100 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, जिसमें 100 रुपए की आपकी इनकम है, जिसमें से 30 रुपए की आप एसआईपी कर रहे हैं। तो अगर आपका जो 100 रुपया है इनकम का हर साल 10% से बढ़ता है, तो प्रॉब्लम ये है आज कि हम वो 10 रुपए की इनकम जो बढ़ी उससे हम अपनी लाइफस्टाइल बढ़ा देते हैं, राइट, या लाइफस्टाइल बेटर कर देते हैं। एक सजेशन ये होगा कि आप वो जो 10 रुपए की आपकी सैलरी बढ़ रही है उससे लाइफस्टाइल अच्छी करने के पहले क्या आप अपनी एसआईपी बढ़ा सकते हैं? क्या अपनी 30 रुपए की एसआईपी आप 33 रुपए कर सकते हैं? उसे आप स्टेप अप एसआईपी कहते हैं। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है निवेशक एसआईपी क्यों करना चाहिए ये तो जान चुका है, पर अब स्टेप अप एसआईपी एक नई चीज है जो उन्हें सीखनी है और इम्प्लीमेंट करनी है, क्योंकि हर साल आपकी महंगाई बढ़ रही है, आपकी सैलरी बढ़ रही है और महंगाई और सैलरी की वजह से आपकी लाइफस्टाइल बढ़ रही है। और अगर आप आज से 5 साल पहले किया हुआ एसआईपी का अमाउंट अगले 20 साल तक कंटिन्यू करेंगे तो शायद जितना पैसा आप इकट्ठा कर पाएंगे वो आपकी रिक्वायरमेंट के लिए इनफ नहीं होगा। एक एग्जाम्पल दूंगा, अगर आप 20,000 रुपए की आप आज एसआईपी कर रहे हैं और अगर आप उसे 20 साल तक कंटिन्यू करें तो तकरीबन 1,80,00,000 रुपया जमा कर पाएंगे। पर अगर यही एसआईपी को आप हर साल 10% से बढ़ा दे, 20 की जगह पे 22,000 और ऐसे करके 10% से बढ़ाते जाए, तो यही 1.8 करोड़ का जो नंबर है वो 4 करोड़ हो जाएगा। तो ये जो 1.8 करोड़ का आपको ज्यादा, या सॉरी 2.2 करोड़ का ज्यादा डिफरेंशियल मिल रहा है, वो एक छोटे से स्टेप अप की वजह से हो रहा है। आई थिंक ये करने की बहुत जरूरत है, तो ही आप अपने बढ़ती हुई महंगाई या बढ़ती हुई लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस को मैच कर पाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात कही। सिर्फ एसआईपी नहीं, स्टेप अप एसआईपी करो। कई बार हमें लगता है कि हमने तो निवेश कर लिया, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी, हर महीने हमारी एसआईपी जा तो रही है, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है, जो आज से माने 10 साल के बाद आपको 50 या 1 करोड़ रुपए की 50 लाख या 1 करोड़ रुपए की जरूरत हो, उसकी वैल्यू उस टाइम पे उतनी नहीं रहेगी। तो आपको टाइम के साथ साथ अपनी एसआईपी को स्टेप अप करने की जरूरत है। यूजुअली कहा जाता है कि 10% तक आपको अपनी एसआईपी को हर साल स्टेप अप करना चाहिए, उसको बढ़ाते रहना चाहिए, जिसका उदाहरण कीर्तन ने भी बताया। पर उतना ही इंपॉर्टेंट है अपने निवेश को डाइवर्सिफाई करना। कल्पेश, एसेट एलोकेशन की इंपॉर्टेंस हर एक एक्सपर्ट इंक्लूडिंग आप भी और कीर्तन भी बताते रहे हैं किसी भी बाजार के माहौल में, क्योंकि हर माहौल में हर एक एसेट क्लास एक तरीके से रिएक्ट नहीं करता है। इसलिए एसेट एलोकेशन का इस समय सही तरीका क्या होना चाहिए? बिल्कुल, आई थिंक एसेट एलोकेशन एक ऐसा गुरु मंत्र है जो एडवाइसर तो ठीक है लेकिन निवेशक को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बोलते हैं कि जितना ही एक सिंपल लगे कि हमें एक एसेट क्लास में बहुत ही मुनाफा हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, उससे हम बहुत ही प्रभावित ना हो जाए, क्योंकि कोई भी चीज़ कैपिटल मार्केट्स में या इकोनॉमी में हम कहते हैं कि एक लीनियर नहीं चलती और उसमें ऊपर नीचे कभी भी एक गिरावट आ सकती है। और
तब जाके दूसरा असेट क्लास हमारे पोर्टफोलियो को संभाल लेता है या एटलीस्ट उसको शोर अप कर सकता है। दूसरा एक असेट एलोकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू ये है स्वाति जी, लोगों को समझना है कि असेट एलोकेशन हम अपने गोल प्लानिंग के हिसाब से भी करें तो बहुत ही बेहतर रहता है, और गोल प्लानिंग में भी अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर जो हमें अपने लक्ष्य हैं जो 3 साल के अंदर के लक्ष्य हैं, मतलब आज से मान लीजिए 3 साल के दायरे तक हमें कोई गोल हासिल करना है, तो वो पैसा जो है हमें उसको सुरक्षित रखना है, और उसका सिंपल सा जवाब है फिक्स्ड इनकम में। तो वहाँ पर इक्विटी में पैसा डालने का कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि हमें जो लक्ष्य हासिल करना है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि इक्विटी मार्केट के रिटर्न्स को देखना। और 3 साल या 5 साल के ऊपर का अगर कोई हमारा टाइम फ्रेम है लक्ष्य के लिए, तो हम उसमें एक हाइब्रिड टाइप सा असेट एलोकेशन कर सकते हैं। और अगर 5 या 7 साल का अगर कोई लक्ष्य है, तब जाके हम इक्विटी में देखते हैं। और यही वजह है, जैसे कीर्तन ने समझाया, कि एसआईपी बहुत बहुत एक इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है इक्विटीज़ में। तो असेट एलोकेशन बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई होना चाहिए, और आपके गोल के हिसाब से अगर आप अपने असेट्स टारगेट करते हो, तो कोई भी मार्केट कंडीशन हो, आपके गोल तो लाजमी अचीव होने ही वाले हैं। और यहाँ पर आई थिंक जैसे हम कीर्तन समझा रहे थे कि एक स्टेप अप एसआईपी होती है, वहाँ पे अपना माइंडसेट भी स्टेप अप करना ज़रूरी है रिटेल निवेशक को। क्योंकि आज हम एक ऐसे मुकाम पे पहुँच चुके हैं, आज हम ऐसे एक स्टेज पे आ चुके हैं जहाँ पे हमें सिर्फ ऊपर जाना है, और यहाँ पे हमें गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल कल्पेश, आपने गलतियों की यहाँ पर बात की, क्योंकि पैसे कमाने के इतने सारे तरीके हैं और हर तरीका तो सही नहीं हो सकता कीर्तन। और हमने हाल फिलहाल में देखा है कि जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में, या फिर किसी एक पर्टिकुलर जगह आपको उस मुनाफे की चमक नजर आ रही है, उसके चलते कितना भारी नुकसान भी हो सकता है। तो स्मार्ट निवेशकों को भी डेफिनेटली और भी ज्यादा सीख की जरूरत पड़ती है, उनको भी और भी ज्यादा एडवाइस की जरूरत पड़ती है। तो आपकी तरफ से स्मार्ट निवेशक गाइड क्या रहेगा? अभी निवेश कहाँ करें और कहाँ करने से बचें? स्वाति जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्मार्ट निवेशक वही है जो इन्वेस्टिंग को सिंपल रखना जानता है। जैसे आपने देखा होगा, शायद आज से 2 साल पहले जब क्रिप्टोज इतनी तेजी से भाग रहे थे, और आप अगर क्रिप्टो में पैसा मत लगाइए ये सलाह देते, तो आपको शायद लोग सीरियसली नहीं लेते। पर आज जब आप देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि क्रिप्टो कितना निवेशक के इन्वेस्टमेंट्स के लिए हानिकारक हो चुका है। और इससे मेरी सलाह यही है कि जब आपको नहीं पता या आपको नहीं समझ आता कि ये निवेश क्यों करें, तो वैसे निवेश में आपको इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए। देखिए, इसके अलावा भी पिछले 2 सालों में इतना आसान हो गया है। आज लोगों को ऐसा लगता है कि आप कोई भी स्टॉक खरीद लीजिए, ऊपर चला जाता है, पैसा बनाना काफी आसान है। ये सोचकर हम कहीं पर भी पैसा लगा देते हैं, बिना सोचे समझे। इतने सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स आ गए, वहां पैसा लगा देते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि म्यूचुअल फंड एक बहुत ही सिंपल तरीका है निवेश करने का, काफी अच्छे से रेगुलेटेड है। अगर मौका मिले तो ज्यादा से ज्यादा पैसा म्यूचुअल फंड्स में डालें। स्मॉल केस जैसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आप टैक्टिकल एलोकेशन के लिए 5 या 10% निवेश के लिए रख सकते हैं, पर आपका कोर पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड्स में होना चाहिए। लोग ज्यादा एक्साइट भी हो जाते हैं पीएमएस या एआईएफ्स करने के लिए, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जब निवेश करें तो ध्यान में रखिए कि आप 4 या 5 फंड मैनेजर्स में आपका पैसा डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपके पास 2-2.5 करोड़ रुपए नहीं है, तो आप पीएमएस में निवेश मत कीजिए, क्योंकि 50 लाख रुपया मिनिमम टिकट साइज है। तो अगर आपके पास 50 लाख है, तो वो पूरा पैसा एक ही फंड मैनेजर को एलोकेट हो जाएगा, जिससे कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। तो लार्जली म्यूचुअल फंड से मुझे ऐसा लग रहा है आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। बिल्कुल, तो जितना निवेश को सिंपल रखें उतना बेहतर। और कैसे फिर अपने निवेश की गाड़ी को आगे बढ़ाना है, वो आपके लक्ष्यों और आपके टाइम होराइजन, आपके जोखिम क्षमता पर डिपेंड करता है। और डेफिनेटली हम भी इस पूरी जर्नी में आपकी हमेशा मदद करते रहेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स के सलाह के साथ। धन्यवाद करेंगे कल्पेश आपका, और साथ ही कीर्तन आपका भी हमारे साथ मनी गुरु के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।